नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स पर। सामान्य शब्दावलियाँ वो किन थिंकर्स ने दी हैं उनको, या उन शब्दावलियों का अर्थ क्या है, उन पर हम लोग बात करेंगे। इनसे काफ़ी प्रश्न आते हैं, करीब 20-25 प्रश्न इस तरीके के प्रश्न होते हैं। चूँकि अब प्रश्नों की संख्या घटा दी गई, तब भी 10 प्रश्न से ऊपर इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो एक अहम सीरीज है, इसके मैं 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैंने जो पहले के वीडियोस बनाए हैं उनको भी आप लोग देखते रहें। आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे वीडियो से आ रहे हैं। ये बात अलग है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे थोड़ा स्लो जो है अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं, जिससे वो लोग लाभान्वित हो सके। हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के वो सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। हमें कॉल भी कर सकते हैं वहाँ पर, और मेल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सब समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, और इसमें पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रस्तुति अनियमितता। प्रस्तुति अनियमितता, ये कंसेप्ट किसने दिया है? जी लेंस्की ने दिया है। लेंस्की ने दिया है, पूछा गया है ये। अभी है क्या प्रस्तुति अनियमितता? यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रस्तुति को कंटिन्यू नहीं कर पाता, ठीक से नहीं निभाता, तो उसे प्रस्तुति अनियमितता कहते हैं। गॉट इट? दूसरा है संरचनात्मक प्रकार्यवाद। रेडक्लिफ ब्राउन का कंसेप्ट है। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद का कंसेप्ट दिया। इसका मायने क्या है कि एक सामाजिक संरचना होती है, उस संरचना के अंतर्गत एक व्यवस्था होती है। जैसे संपूर्ण समाज एक संरचना है और उसके अंतर्गत विभिन्न जो फंक्शंस हैं, जैसे एक दूसरे के साथ संबंध, विभिन्न प्रकार के नातेदारी संबंध, सामाजिक संबंध, संस्थाएं, परंपराएं, प्रथाएं, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, स्टेट एक्सेट्रा। तीसरा कंसेप्ट है बहुल भूमिका। ये कंसेप्ट को दिया है रॉल्फ लिंटन ने। बहुल भूमिका यानी एक व्यक्ति एक साथ जब अनेक भूमिकाएं निभाता है तो उसे बहुल भूमिका कहते हैं। क्लियर? एकदम आसान से। फिर अगला है भूमिका अपरिहार्यता, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। मैलिनोवस्की ने इस कंसेप्ट को दिया है। फंक्शनल नीड्स, अपरिहार्यता। तो इसका आशय क्या है कि समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित होने के लिए विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस हैं उनका होना जरूरी है, उनकी आवश्यकता है, उनके बिना चीज़ें संभव नहीं होंगी। डेट इज कॉल्ड फंक्शनल इंपॉर्टेंस। अगला कंसेप्ट है भूमिका ग्रहण। भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग कंसेप्ट दिया है मीड ने। मीड ने भूमिका ग्रहण सिद्धांत को दिया है। एकदम सिंपल है, यदि हम कोई भूमिका ग्रहण करते हैं, भूमिका अपनाते हैं, उसे भूमिका ग्रहण कहते हैं। यानी जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आईएएस ऑफिसर बनना, आप उसके बाद सिलेक्शन के बाद, जब ट्रेनिंग के बाद वापस आते हैं तो आप भूमिका ग्रहण करते हैं। आप किसी एक पोस्ट पर आप ज्वाइन करते हैं। अगला कंसेप्ट है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद। सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और संरचनात्मक प्रकार्यवाद में अंतर है। संरचना एक समाज की भी होती है और बहुत बड़े समाज की भी होती है, लेकिन यहां पर ये सार्वभौमिकता में बात करी जा रही है, यानी यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। यानी किसी एक प्रकार का आइडिया जो पूरे समाज, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, कहीं भी लागू होता हो। डेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। जैसे परिवार दुनिया के सभी समाजों में पाए जाते हैं और वो समाज को संचालित करने के लिए सकारात्मक या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं सार्वभौमिक प्रकार्यवाद। अगला है प्रकार्यात्मक एकता। प्रकार्यात्मक एकता रॉल्फ लिंटन का कंसेप्ट है ये। यानी कि ऐसी चीजें करना, ऐसे व्यवहार करना जो समाज में एकता लाएं, अनुकूलन स्थापित करें, समाज के लिए सकारात्मक हो। अगला कंसेप्ट है भूमिका संरचना। भूमिका संरचना से का कंसेप्ट रॉल्फ लिंटन ने दिया है। ये है क्या? एक व्यक्ति है एक्स,
इसकी बहुत सी भूमिकाएं हैं। ये डॉक्टर है, पिता है, भाई है, दोस्त है, पति है। तो वो विभिन्न प्रकार की जो भूमिकाएं हैं उनकी संरचना से घिरा हुआ है। इसी को रॉल्फ लिंटन भूमिका संरचना कहते हैं। फिर अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक क्षेत्र। क्लार्क विजलर ने कंसेप्ट दिया है सांस्कृतिक क्षेत्र का कंसेप्ट को। अब ये है क्या, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र को, कि प्रत्येक संस्कृति का एक क्षेत्र होता है। जैसे मान लो यूपी है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अपनी कल्चर है, पहले आप है ना, या हम कहकर बात करते हैं, अदब और लिहाज की कल्चर है, तो ये लखनऊ की खास बात है। तो ये एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, इसको क्लार्क विजलर स्थापित करते हैं। अगला है पंथ निरपेक्ष समाज। हावर्ड बेकर इस कंसेप्ट को देते हैं। पंथ निरपेक्ष समाज से आशय उस समाज से होता है जहां किसी एक जाति या धर्म को विशेष महत्व नहीं होता। अगला कंसेप्ट है सामाजिक दूरी मापक पैमाना। बोगाल्डस का दिया हुआ कंसेप्ट है। सामाजिक दूरी मैंने पहले भी बताया है इसको। सामाजिक दूरी से आशय यहाँ ये कोरोना वाली सोशल डिस्टेंसिंग से बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका आशय है जब एक व्यक्ति एक समाज में रहता है तो वो, जैसे मान लो भारत में अलग अलग जातियों के, जब गांव में आप देखेंगे तो अलग अलग जातियों के समूह बने हुए हैं। जैसे कहेंगे कि ये जो है ब्राह्मणों का एरिया है, ये क्षत्रियों का एरिया है, ये शूद्रों का एरिया है, ये वैश्यों का एरिया है, ये कुर्मियों का एरिया है, ये यादवों का एरिया है। इन्हें पॉकेट्स होते हैं। वो ऐसे पॉकेट्स क्यों सर्जित होते हैं? इस वजह से ताकि वो अपनी कास्ट में लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। इसी तरह रिलीजन में भी होता है। तो उसी बेसिस पे सामाजिक दूरी को बोगाल्डस ने देखा है। अगला है ग्राम्य नगरीकरण। ग्राम्य नगरीकरण का कंसेप्ट ये गालपेन ने दिया है। ये इसका मायने क्या है? जहां पर गांव, विलेज और प्लस सिटी दोनों की विशेषताएं हों उसे ग्राम्य नगरीकरण कहते हैं। अगला है ग्राम्य नगर निरंतरता। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कंसेप्ट को दिया है। ये रूरल अर्बन कॉन्टिनम, यानी जहां दोनों की विशेषताएं पाई जाती हों और दोनों की विशेषताएं समान रूप से व्यवहार में भी लाई जाती हों, उसको हम कह सकते हैं ग्राम्य नगर निरंतरता। आगे तना परिवार लीपले ने दिया है। इसके बारे में मैंने अपने परिवार वाले चैप्टर में डिटेल में बताया है, तो आपको पता है। यानी कि अब एक छोटा परिवार है जो आप अलग अलग सब जगहों पर रह रहे हैं, कोई अमेरिका में, कोई इंडोनेशिया में, कोई जर्मनी में, मौकों पर आप जुड़ते हैं साथ में। अगला आत्मवाद का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट टायलर का दिया हुआ है। टायलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर, ये सब लोग इसी प्रकार के माना सिद्धांत जैसे जुड़े हुए हैं, यानी एंशिएंट कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं, एंशिएंट लॉ या रिलीजन के कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं लोग। ठीक है। अगला है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन का कंसेप्ट है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगला है सामाजिक वर्ण का सिद्धांत। उसी को चूंकि स्पेंसर ने समाजशास्त्री क्षेत्र में प्रयोग किया, इसलिए उसको सामाजिक वर्ण कहा जाता है। तो ये जैसे वो कहते हैं कि स्पेंसर कहते हैं समाज एक सावयव है, समाज एक क्या है? सावयव है। इस पर मैंने पहले ही बताया, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। तो उसी तरह से डार्विन ने पूरे शरीर को एक सावयव माना था, जो बायोलॉजी में वो काम कर रहे थे। उसी आइडिया को स्पेंसर ने सोशियोलॉजी में उठा के रख लिया समाज को समझने के लिए। अगला है बंधुत्व संबोधन। बंधुत्व संबोधन को भी मैं पहले बता चुका हूं। माध्यमिक संबोधन, बंधुत्व संबोधन, इनको मैं पहले बता चुका हूं। तो ये मार्गन का कंसेप्ट है, आपको पता। नहीं तो मेरा फैमिली कंसेप्ट मैरिज वाला वीडियोस देख लीजिए एक बार। अगला निकटाभिगमन का कंसेप्ट, ये भी बता चुका हूं। मार्गन और मैकलेनन का दिया हुआ है, पहले बता चुका हूं डिटेल में, वहां से देख लीजिए। अगला सांस्कृतिक लय का सिद्धांत, ये मारिस ओपलर का सिद्धांत है। ये भी पहले बताया जा चुका है, वहां से आप देख लीजिए। अगला वर्ग की सांस्कृतिक अवधारणा का सिद्धांत, ये लेपियर का दिया है। वर्ग की सांस्कृतिक अवधारणा कि जो वर्गों का सृजन है वो संस्कृति के आधार पर बटा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार की बात करते हैं। ये कंसेप्ट दिया है अरस्तु ने, पितृसत्तात्मक समाज, यानी जिस समाज में पिता की सत्ता प्रमुख रूप से प्रभावी हो उसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। पितृसत्तात्मक समाज उस समाज को कहते हैं। फिर अगला कंसेप्ट है लोकतंत्र एवं सत्तावादी नियंत्रण। लोकतंत्र एवं सत्तावादी नियंत्रण, ये लेपियर का कंसेप्ट है, चार्ल्स लेपियर का। इसको बता देते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी में जो ताकत सत्ता में है, सत्ता में जो वर्ग है वो अपना नियंत्रण स्थापित करता है, वैचारिक आधार पर भी, भौतिक आधार पर भी, शक्ति के आधार पर भी। उसी को लोकतंत्र का सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। चेतन एवं अचेतन नियंत्रण की बात कूले करते